Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ JEE पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट एड-ऑन 4। तो आपने देखा हुआ है कि हमने तीन कॉन्सेप्ट एड-ऑन कर लिए हैं ऑन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से बारीकियों के साथ देखने वाले हैं, सो दैट कोई भी कॉन्सेप्ट ना मिस ना हो। तो आपने देखा था कि कैसे हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था और कैसे हमने कैलकुलेट किया था आर्ग्यूमेंट को। अब यूलेरियन फॉर्म, दैट में जिसे हम ऑयलर्स फॉर्म भी कहते हैं, उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, आज उसके सारे कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन को, उसके साथ हम डील करने वाले हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को, और देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन कि कैसे इन सारे के हेल्प से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। तो चलो आज बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम कहते हैं यूलेरियन फॉर्म, या तो ऑयलर फॉर्म भी बोला जाता है, या तो बोल दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो भी फॉर्म आपको समझ में आता है, जो भी नाम आपको सूट करता है, यू कैन यूज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप देख सकते हो कि सेम तरीके से जैसे हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही अपने पास ये यूलेरियन फॉर्म भी आ गया है, जहाँ पे ये क्या है, अपना रियल एक्सिस है और ये है अपना इमेजिनरी एक्सिस। दैट मीन्स ये जो अपने पास प्लेन है जहां हमने z को रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब दिस इज द आर्गेंट प्लेन, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, बिकॉज जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम रियल नहीं रह जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसलिए उसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। डन। तो अब जो कि z है यहाँ x, y से, और x प्लस आयोटा y जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये कौन सा फॉर्म है आप सबको पता है, कार्टेशियन फॉर्म। जब हम z को r, थीटा के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आ जाता है, हमारे पास दो फॉर्म्स यहाँ से आते हैं। एक तो आता है पोलर फॉर्म और दूसरा आता है यूलेरियन फॉर्म, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बिकॉज हमने देखा था जब कार्टेशियन फॉर्म की हमने बात की थी तो वहाँ z इक्वल्स टू था x प्लस आयोटा y। जब हमने बात करी थी पोलर फॉर्म की तो वहाँ पे z को हमने लिखा था r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से, है ना। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे बात करेंगे यूलेरियन फॉर्म की या तो बोलो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, तो z को हम लिखते हैं r इंटू ई टू द पावर आई थीटा, और ये होता है सुपर डुपर सिंपल सा फॉर्म। ओके, तो आप यहाँ डायरेक्टली समझ सकते हो, अगर मैं इन दोनों को कोरिलेट करूँ तो e टू द पावर आई थीटा जो है वो क्या है, नथिंग बट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? समझ रहे हो बात को? दैट मीन्स जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट वाले कॉन्सेप्ट डॉन में भी कि पोलर और यूलेरियन फॉर्म जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता फॉर्म है, उन दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए हम z को जब भी लिखते हैं r, थीटा से, तो यहाँ दोनों ही बातें आती है, या तो आप पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट मीन्स फ्रॉम हियर e टू द पावर आई थीटा जो है उसकी वैल्यू कुछ नहीं बल्कि क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? अंडरस्टूड? दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस। क्यों आया, कैसे आया, मैं वो भी अभी समझाऊंगी। पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस r है फ्रॉम द ऑरिजिन, ये सेम फंडे से जैसे आपने वहाँ समझा था पिछले क्लास में, वैसे ही है ये z, r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z। दैट मीन्स ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर तक होता है, और यहाँ पे जो अपना ये डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस दिस इज योर y, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज दिस इज योर x, और यहाँ जब भी हम r के टर्म में निकालते हैं थीटा, तो यहाँ cos थीटा क्या हो जाता है, x r इंटू, दैट मीन्स x की जगह पे हम क्या लिखते हैं, r cos थीटा, और y की जगह पे हम क्या लिखते हैं, r sin थीटा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। ट्राइंगल सिस्टम का जो आप यूज़ करो, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें आप आराम से cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में x y निकाल सकते हो। क्लियर? और वहीं से अपने पास आया था ये फॉर्म जो कि होता है पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म में ही बस हमने क्या किया है, यहाँ इस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को कन्वर्ट कर दिया है e टू द पावर आयोटा थीटा से। कैसे?
तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। और ये देखो, यहाँ से हमें समझ में आने वाला है यूलेरियन फॉर्म का पूरा फंडा। दैट मीन्स कैसे आता है अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये देख सकते हो मैक्लॉरिन सीरीज। आई एम श्योर जिन बच्चों ने अपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाले चैप्टर को पढ़ा हुआ है उनको तो ये सीरीज कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे लिमिट्स के बाय दिस सीरीज, राइट। तो इस सीरीज को बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज, जो कि आप आगे जाके जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आप देखोगे कि दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से आप प्रूव करने वाले हो। टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज और भी बहुत सारे सीरीज, या तो हायर मैथ्स में। ओके, तो अभी के लिए बस ये समझ लो कि ये 3 सीरीज जो है ना, ये आपको बिल्कुल घोट के पी लेने हैं, एकदम याद कर लो, बिकॉज ये आपको हमेशा यूज होने वाला है। ठीक है, अब ये देखने में भले ही बड़ा सा लग रहा होगा और कैसे याद करना है, तो याद करने का तरीका मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। एंड बिलीव मी, उसके बाद आपको लगेगा कि इट वाज सुपर इजी। तो देखो कैसे याद रखना है। साइन एक्स कॉस एक्स, इसके लिए याद रख लो कि हमेशा ऑल्टरनेट साइन चलेगा इस सीरीज में। ठीक है, तो मैक्लॉरिन सीरीज में हम क्या करते हैं, साइन कॉस के लिए ऑल्टरनेट साइन लगाएंगे और सबसे पहले आएगा अपना प्लस। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलते जाएंगे। देख सकते हो प्लस माइनस दोनों ही जगह सेम तरीके से है। डन। अब दूसरी बात तो याद करने वाली है, वो ये है कि साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन। करेक्ट, आपको अच्छे से पता है। कॉस क्या है, इवन फंक्शन। तो साइन में जो भी पावर में होगा ना, अगर साइन एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स टू द पावर, या साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा टू द पावर, जो भी पावर में होगा वो ऑड होंगे। गॉट इट। तो साइन क्या है, ऑड फंक्शन, तो पावर में होंगे। ऑड ऑड कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो हम करेंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। क्लियर, डन। अब जो भी अपने पास पावर में है वही आएगा डिनोमिनेटर में अलोंग विद द फैक्टोरियल साइन। तो जब 1 है तो 1 का फैक्टोरियल पता है कि 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। जब 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, 5 है तो 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कैन यू सी दैट? यस। अब चलते हैं कॉस में। क्या बताया था, इवन है तो पावर में इवन होगा। इवन स्टार्ट करेंगे 0 से, तो 0 है तो ऑफ कोर्स 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। सो इसलिए ये क्या हो गया, 1। और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1। इसलिए पहला टर्म अपना क्या आ गया, 1। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। क्या होगा, 2 फैक्टोरियल 2 डिनोमिनेटर में है, 4 तो फैक्टोरियल 4 डिनोमिनेटर में है, एंड सो ऑन। एंड कैन यू सी प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इस सीरीज को याद करना इज वेरी इजी। देखने में भले ही बड़ा लगता है, अब जब दिमाग में ये चीजें बैठ गई होंगी तो आई एम श्योर आप आराम से इस सीरीज को लिख सकते हो। तो जल्दी से पॉज करो वीडियो और लिख लो कि क्या होता है अपना साइन थीटा और क्या होता है कॉस थीटा। जहां मैंने एक्स रखा है वहां आपको बस थीटा रखना है। क्लियर, लिख लिया, काम डन। अब आते हैं e टू द पावर x पे। e टू द पावर x की वैल्यू क्या होती है, यहाँ याद रखो कि अभी मैं आपको बताने भी वाली हूँ, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी बात कि क्या है ये। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये इन दोनों का अगर कायदे से सोचोगे ना तो एडिशन के फॉर्म में आता है। एंड कैसे हमारे पास मिलती है वैल्यू, 1 है, यहाँ सारे के सारे ऐड में आएंगे प्लस साइन के साथ। तो 1 प्लस एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। डन। तो ये 3 सीरीज अगर आपने याद कर ली तो आपका आधा से ज्यादा काम डन है। क्लियर। अब देखो इसके आगे मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ, उसको एकदम ध्यान से समझना। जब हमने ये 3 सीरीज देख ली है कि कैसे हमारे पास आता है, तो अब हमारा मुद्दा क्या था कि कैसे e टू द पावर आयोटा थीटा जो है ना वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, हमें ये प्रूफ करना था, है ना। इसी के बारे में हमारी बातें चल रही थी। कायदे से तो आपको इसको याद कर लेना है, बट हाउ इट इज कमिंग ये आपको देख लेना होगा, तो फिर ज्यादा ईजी रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। ओके अब देखो यहाँ e टू द पावर x को मैंने यहाँ इस तरह से लिख दिया है ना। अब जैसे e टू द पावर x लिखा है, तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि व्हाट इज e टू द पावर आयोटा x, तो क्या करोगे, जहां जहां x है वहां आपको क्या करना होगा, आयोटा x रखना होगा, है ना। तो चलो लिख देते हैं। 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिखोगे, आयोटा x, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यही होगा ना। तो चलो मैं एक बार के लिए ना पूरा का पूरा टर्म लिख लेती हूँ, सो दैट कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, आयोटा एक्स का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस आयोटा एक्स का होल टू द पावर 4 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 4। एंड उसके बाद क्या होगा, प्लस आयोटा 5 एक्स टू द पावर 5 का होल टू द पावर 5 हो जाएगा। दैट मीन्स आयोटा एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। सारे यहाँ ऐड के साइड में है, करेक्ट। चलो अब इसको थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है,
-1, इजंट इट? ये तो अच्छे से जान चुके हैं, आयोटा की पावर के बारे में आपको अच्छे से पता है। तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, दैट मीन्स ये हो गया -x²/2। तो क्या मैं इन दोनों को, दैट मीन्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मैं अलग करना चाह रही हूँ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 - x²/2? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, तो मैंने यहाँ 1 को भी लिख दिया, ठीक है, और साथ ही साथ इस टर्म को भी लिख दिया। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो कि ये वाला टर्म जैसे ही लिखा, अब यहाँ क्या है, i⁻³ है ना। i⁻³ क्या होता है? माइनस आयोटा, इजंट इट? ठीक है, चलो आयोटा वाला टर्म है, इसको अभी नहीं देख रहे हैं। i⁻4 जब होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 होता है। दैट मीन्स आफ्टर दैट रियल पार्ट में क्या मैं x⁴/4 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। चलो अब देख सकते हो प्लस था, माइनस, प्लस, ऑफ कोर्स अगर x⁻6 के बारे में आप बात करोगे तो i⁻6 होगा और वहां से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस मिलेगी। करेक्ट, -1 होती है i⁻6 की वैल्यू, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन, ना कि ये प्लस साइन। तो चलो पहले इस प्लस को हटा के माइनस लिख दे, तो ये माइनस हो गया, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा रियल पार्ट। अब प्लस अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँ तो देखो सबसे पहला टर्म कौन सा है, करेक्ट, दिस आयोटा x। तो चलो कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। तो आयोटा x है, दैट मीन्स वी कैन राइट हियर x। डन। अब आते हैं x³ वाले टर्म पे। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, दैट मीन्स -x³ लिख सकती हूँ, बिल्कुल। i⁻5 पे आ जाओ, यहाँ से क्या मिलेगा, i⁻4 इंटू आयोटा, दैट मीन्स करेक्ट, प्लस आयोटा, दैट मीन्स प्लस x⁵5 माइनस सो ऑन। तो अब अगर थोड़ा सा ध्यान देकर आप देखो यहाँ, तो दिस होल टर्म इज व्हाट, नथिंग बट cos x और नॉट। यस इट इज, यू कैन सी ये पूरा का पूरा टर्म cos x है, तो क्या मैं यहाँ से cos x लिख सकती हूँ, बिल्कुल। और यहाँ देखो प्लस आयोटा, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, नथिंग बट sin x और नॉट। यस ऑफ कोर्स, so कैन आई राइट हियर sin x, लिख सकते हैं ना। और यही तो हमें प्रूफ करना था, राइट। तो देखा आपने कि कैसे अपने पास e⁻θ, दैट मीन्स अब अगर मुझे e⁻θ अल्फा बीटा वॉट एवर आई हैव टू राइट, क्या करूंगी, x के जगह बस थीटा पुट कर दूंगी, दैट मीन्स cos θ प्लस आयोटा sin θ लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये हमने देख लिया कि कैसे ये मैक्लॉरिन सीरीज को यूज करता हुआ हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आता है। और इसी को जब मैं r से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट मीन्स जब मैं मॉडुलस ऑफ z से मल्टीप्लाई करूंगी तो वही हो जाएगा अपना यूलेरियन फॉर्म, या तो ऑयलर्स फॉर्म बोलो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलो। डन। तो अब इस ऑयलर्स फॉर्म के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम लोग अभी देखने वाले हैं। देखो जरा, यहाँ क्या है, e⁻i⁻, जो हमने अभी अभी देखा था कि cos θ प्लस आयोटा sin θ होता है, राइट, होता है ना, हमने देख लिया था। अब सोचो कि इसी आयोटा की जगह पर मैं अगर माइनस डाल दूं, दैट मीन्स e⁻−i⁻θ हो जाएगा, तो क्या होगा, कायदे से क्या होना चाहिए, cos ऑफ -θ प्लस आयोटा sin ऑफ -θ, वही होगा ना। जिस थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस के साथ, करेक्ट, यही करना है। जैसे ही रिप्लेस करोगे, यू नो दैट cos ऑफ -θ इज नथिंग बट cos θ, सो वी गॉट द cos θ, एंड sin ऑफ -θ इज नथिंग बट -sin θ। तो जैसे ही माइनस बाहर आया, आ गया यहाँ पे, करेक्ट। तो अगर अब इन तीनों में, इन दोनों में इनफैक्ट अगर थोड़ा सा ध्यान देकर देखो तो क्या है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है या नहीं। जस्ट सी प्रॉपर्ली, cos θ प्लस आयोटा sin θ, cos θ माइनस आयोटा sin θ, दैट मीन्स x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y। यस, दैट मीन्स हम आराम से बोल सकते हैं कि e⁻iθ जो है ये e⁻−iθ का क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यस, तो ये बात हमारे सामने अच्छे से आ चुकी है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। डन। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, अगर मुझे e⁻i⁵ की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स 90 डिग्री, राइट, थीटा की वैल्यू अगर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख लोगे ना, तो आपको कुछ यहाँ से एक कोरिलेशन दिखेगा किसी के साथ, ठीक है। जल्दी से पॉज करके निकालने की कोशिश करो कि क्या वैल्यू मिलती है आपको, और फिर आप समझोगे कि यहाँ से हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा डेफिनेशन आ रहा है, और उस डेफिनेशन को हम जब बहुत अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, डायरेक्टली वी कैन यूज दिस। ओके, तो देखो क्या है, e⁻i⁻2, इसका मतलब क्या हो गया, नथिंग बट cos ऑफ π/2 प्लस आयोटा, प्लस है इसलिए प्लस आयोटा sin π/2 हो जाएगा, है ना। और देखो यहाँ कि cos 90 डिग्री, दैट मीन्स π/2 क्या होता है, 0, प्लस sin π/2 क्या होता है, नथिंग बट 1, दैट मीन्स क्या हमें मिला, करेक्ट, ओनली आयोटा।
यस मिला ना, चलो ठीक है, ये हमने निकाल लिया। आयोटा पाई अगर रखोगे दैट मीन्स कॉस पाई लिखना होगा हमें प्लस आयोटा साइन पाई। नाउ टेल मी साइन पाई की वैल्यू तो 0, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, और यहाँ कॉस पाई मतलब -1 होता है, तो कैन आई राइट -1? यस वी कैन, डन। अब चलो 3π/2 पे, दैट मीन्स हियर वी नीड टू राइट cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2, है ना, यही लिखूंगी। अब आपको पता है 3π/2 दैट मीन्स π/2 के कोई भी मल्टीपल में, ऑड मल्टीपल में ले लो तो यहाँ क्या मिलने वाली वैल्यू 0, तो ये हो गया 0, ये क्या हो गया 3π/2 पे वैल्यू कितनी होती है -1, सो व्हाट वी विल गेट माइनस आयोटा। डन, चलो ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे cos 2π रखा प्लस आयोटा साइन 2π रखा, आपको पता है 2π पे साइन देता है 0, और cos 2π दैट मीन्स हम आ चुके हैं इस साइड राइट हैंड साइड वाले एक्स एक्सिस पे, वहाँ वैल्यू मिलती है +1, सो व्हाट यू विल गेट ओनली +1। अब थोड़ा सा अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं i -1 माइनस आयोटा एंड 1, वो बेसिकली है क्या ये i के बराबर, ऑफ कोर्स बोलोगे यहाँ तो कुछ था ही नहीं, आयोटा स्क्वायर, क्या इसे मैं लिख सकती हूँ आयोटा क्यूब, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ i⁴? यस, तो कैन यू सी कि हमारे पास कुछ एक पैटर्न बनता हुआ चला आया है। आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा 4 की ही वैल्यू जो होती है, यहाँ जैसे ही आप π/2 ऐड करते जाते हो तो हमारे पास वैल्यूज मिलती है। क्लियर, गॉट दिस आइडिया? यस, तो वी कैन यूज इट वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। तो ये एकदम दिमाग में बिठा लो कि ऐसी वैल्यूज आए तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर यहाँ पे n π/2 भी रहता है तो आप n की वैल्यू के हिसाब से आराम से वैल्यूज बता सकते हो कि क्या वैल्यू है। क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो अब थोड़ी सी और अच्छी सी बात बता दूं आपको, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। मैं पहले इसको इरेज कर लूँ सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू। यहाँ देखो क्या है, हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा रिजल्ट आया हुआ है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की बात करते हैं, जो कि अभी तक करते आए हैं, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है सिस थीटा। C for cos and I for iota, S for sin, तो सिस थीटा। तो जब भी आप देखो कि पोलर फॉर्म में हमारे पास z की वैल्यू r इंटू लिखा हुआ है सिस थीटा, तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यू कैन डायरेक्टली से दैट दिस इज द पोलर फॉर्म। गॉट इट? वाई? बिकॉज इसका मतलब ही क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये चीजें होंगी, तो दिस इज द पोलर फॉर्म। और अगर मैं बोलूँ कि ये जो है ये है अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वाई? बिकॉज यू कैन सी कि r इंटू सिस थीटा लिखने का मतलब भी यही है कि सिस थीटा का मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मतलब ही है कि दिस इज नथिंग बट e⁻ आयोटा थीटा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि शॉर्ट फॉर्म जो है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का कुछ नहीं, बल्कि इसे भी लिखा जाता है सिस थीटा। क्लियर, अंडरस्टूड? तो अब जब आप इन सारी बातों को समझ चुके हो तो आई एम श्योर कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, राइट? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं करेक्ट कॉन्सेप्ट एड-ऑन 3 तक के वीडियो में, राइट? तो चलो देखो इस क्वेश्चन को, क्या है, राइट द पोलर फॉर्म ओके एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, कौन सा फॉर्म है बता दो मुझे। करेक्ट, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में जब भी दिखे दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट कार्टेशियन फॉर्म। तो हमें कार्टेशियन फॉर्म से कन्वर्ट करना है पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो, समझ चुके हो सारा फंडा कि क्या करना होता है। यस, यू नो हाउ टू कैलकुलेट मॉडुलस, यू नो हाउ टू कैलकुलेट आर्ग्यूमेंट। तो बस दोनों को यूज करना है, बिकॉज मॉडुलस से हमारे पास वैल्यू आएगी r की और आर्ग्यूमेंट से हमारे पास वैल्यू आएगी थीटा की, निकाल लेना है। यस, तो चलो सो हियर क्या लिख सकते हैं, हमारे पास z की वैल्यू कितनी है -1/2 प्लस आयोटा √3/2। दैट मीन्स कायदे से अपने पास x की वैल्यू है -1/2 और y की वैल्यू है -√3/2। डन, इतनी ही बात है। अब सो फ्रॉम हियर मॉड z की जो वैल्यू मुझे चाहिए वो कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x² दैट मीन्स 1/4 प्लस y स्क्वायर दैट मीन्स 3/4 और 3 + 1 4/4 दैट इज 1। तो हम क्या लेंगे, +-1 नहीं लेंगे, बिकॉज दिस इज द मॉडुलस वैल्यू, हमेशा मिलती है पॉजिटिव वैल्यू, सो डोंट बी कंफ्यूज। सो दिस इज ओनली 1। तो इसका मतलब हमारे पास मॉड z की वैल्यू आ गई है 1। सो दिस इम्प्लाइज कि पोलर फॉर्म या तो बोलो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में r की वैल्यू कितनी है 1।
तो एक काम हमने डन कर लिया। ओके ठीक है, अब चलते हैं आर्ग्यूमेंट पे, राइट। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब आपको पता है कि क्या करते थे, पहले हम थीटा निकालते थे। थीटा क्या होता था, tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। तो हियर यहाँ पे पहले थीटा मतलब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि दिस इज द आर्ग्यूमेंट, बट आर्ग्यूमेंट के बारे में ध्यान रखना, थीटा तभी होता है जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, राइट। और जैसे ही वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, याद है ना वैल्यू, यहाँ पे थीटा मिलती है हमें, यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ इसका लेते हैं कॉन्जुगेट, दैट मीन्स माइनस पाई माइनस थीटा, और यहाँ हो जाता है माइनस थीटा। तो कभी भी ये मत बोल देना कि जो हमने थीटा कैलकुलेट किया वही है आर्ग्यूमेंट। इट विल डिपेंड कि कौन से क्वाड्रेंट में है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं बोल लूँ कि चलो अल्फा निकालते हैं, तो आराम से आप बोल सकते हो अल्फा की वैल्यू इज tan इनवर्स, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z का ले लिया हमने मॉडुलस। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगी। अब जहाँ जहाँ थीटा की वैल्यू चाहिए मैं अकॉर्डिंगली यूज कर लूंगी, ठीक है ना। चलो, या तो अगर थीटा भी रख रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो थीटा से अगर समझे हो तो थीटा ही रहने दो। अब फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, इसका मॉडुलस लेना है, दैट मीन्स √3/2 हो गया है, ठीक है। तो √3/2 लिख दूंगी मैं माइनस साइन के साथ, और यहाँ -1/2 लिख दूंगी, दैट मीन्स माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही गया और 2 भी गया, दैट मीन्स √3, tan इनवर्स √3 क्या होता है, π/3, दैट मीन्स आराम से मैं लिख सकती हूँ 60 डिग्री, जो कि है π/3। बट अब ध्यान देना है कि z कौन से क्वाड्रेंट में है। कैसे समझते थे, x और y का हम साइन चेक करते थे, क्या है, दोनों ही नेगेटिव है। दोनों ही नेगेटिव कहाँ होता है, करेक्ट, द थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट है, सो सिंस z बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, एज, यहाँ अच्छे से लिख दे रही हूँ सो दैट आप कभी कंफ्यूज मत होना, एज x, y बोथ आर लेस देन 0, सो देयरफॉर अपने पास जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगी दैट विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, करेक्ट। एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, माइनस पाई माइनस थीटा क्या है यहाँ पे, नथिंग बट π/3, सो व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग, माइनस ऑफ 2π/3, सो द आंसर इज हियर -2π/3। तो अब एज वी हैव गॉट द आर्ग्यूमेंट और साथ ही साथ हमें मिल चुका है मॉडुलस, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म आराम से लिख सकते हैं। तो चलो अब लिख देते हैं यहाँ पे अपना पोलर फॉर्म एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर द पोलर फॉर्म विल बी व्हाट, पोलर फॉर्म विल बी हियर z इक्वल्स टू, करेक्ट, r into cos theta plus iota sin theta, that means theta is nothing but here theta is what, argument। तो ये ध्यान रखना कि ये थीटा डायरेक्टली थीटा मत लिख देना π/3, थीटा मतलब यहाँ आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, राइट। तो अब z r की वैल्यू कितनी है, नथिंग बट 1, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब cos थीटा इसका मतलब क्या लिखेंगे, cos ऑफ -2π/3 एंड प्लस आयोटा साइन ऑफ -2π/3, so this is in the polar form, this is done। now we will write and the exponential form, या तो बोल लो कि कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल l आएगा लास्ट में फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म या तो ऑयलर्स फॉर्म या तो यूलर्स फॉर्म, कोई भी फॉर्म लिखा हो यू कैन अंडरस्टैंड। तो z इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा, r इंटू e⁻i थीटा, आयोटा थीटा, और यहाँ थीटा क्या है, अगेन आर्ग्यूमेंट, राइट। तो यहाँ r मतलब 1, e⁻ क्या हो जाएगा, आयोटा, और यहाँ हम लिखेंगे -2π/3, सो दिस विल बी द आंसर। क्लियर, चाहो तो e⁻ माइनस ऑफ आयोटा 2π/3 भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप माइनस को हटा सकते हो, दैट मीन्स cos ऑफ 2π/3 हो जाएगा, बिकॉज cos माइनस थीटा इज cos थीटा, और फिर माइनस साइन यहाँ से बाहर ले सकते हो, एनीवे इज परफेक्टली फाइन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। कोई सा भी अपने मन से यहाँ आप x y की वैल्यू चेंज करो और फिर चेक करो कि क्या आप अच्छे से कन्वर्ट कर पा रहे हो, अगर हाँ दैट मीन्स यू आर डन विद दिस कॉन्सेप्ट। यस, तो चलो इसके आगे चलते हैं और देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूलरियन फॉर्म। तो यहाँ क्या है, ध्यान रखना, जैसे ही हमने r इंटू e⁻i थीटा किया है ना, हमने काफ़ी सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, और इसी वजह से, इस प्रॉपर्टीज, इस एप्लीकेशन की वजह से ही अभी तक हम आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े थे।
बिकॉज यहाँ पे ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है। अपने जो आर्ग्यूमेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना, उसमें अपना यूलर्स फॉर्म, पोलर फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब इसको एकदम ध्यान से देखना, ये जो एप्लीकेशंस है ना, ये सब सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा यूज होता है। कैसे? सबसे पहले लेट अस टेक द एग्जांपल कि अगर अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए मैंने, Z1 जो कि है x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है, मैं मान ही सकती हूँ, आप A1 भी ले सकते हो, B2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। एंड Z2 जो मैंने लिया है वो ले लिया है x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है, ले लिया। अब मुझे अगर Z1 इंटू Z2 करना है, दैट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो कायदे से आप क्या करते थे, कार्टेशियन फॉर्म में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते थे और फिर सॉल्व करते थे, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, राइट। तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता था लिखने में, थोड़ा टफ होता था लिखने में, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता था, राइट, एक बार इसको एक बार उसको, राइट। बट यहीं पे अगर मैं इसे आपको कन्वर्ट कर दूं यूलर्स फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, लेट अस अज्यूम जो इसका मॉडुलस है वो क्या है, R1, और यहाँ पे जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो है θ1, ठीक है, ये मैंने अज्यूम कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, R1 इंटू e⁻i θ1, दैट मीन्स आयोटा θ1 मैं लिख सकती हूँ, बिल्कुल। एंड हियर इट विल बी व्हाट, R2 इंटू e⁻iota θ2। अगर सिमिलरली R2 और θ2 क्या है, इसका मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट रिस्पेक्टिवली, राइट, डन। नाउ जस्ट सी, रादर देन मैं अगर कार्टेशियन फॉर्म में मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे लिए ज़्यादा लेंदी होगा, बट यही मैं अगर इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में डाल दूं कि ये है अपना ऑयलर फॉर्म, तो हमारे पास ये इजी सा पैटर्न बन के आ जाएगा, राइट। जब ये इजी सा पैटर्न आया, दोनों ही यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो कैन यू सी ये अपना R1 इंटू R2 मल्टीप्लाई हो गया, राइट। एंड यहाँ पे e⁻i θ1 प्लस यहाँ पे है e⁻i θ2। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है एक्सपोनेंशियल में, करेक्ट, ऐड हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, आयोटा कॉमन ले लो, θ1 प्लस θ2, डन, यही होगा ना, समझ रहे हो बात को। दैट मीन्स जो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू e⁻iota। अब यहाँ क्या हो गया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। गॉट दिस आइडिया, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स सिंपल तरीके से अगर अपने पास ऑयलर फॉर्म में है तो मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी। क्या कर लो, दोनों के मॉडुलस को मल्टीप्लाई कर दो आपस में प्रोडक्ट के लिए, और साथ ही साथ दोनों के फेस को, दैट मीन्स दोनों के आर्ग्यूमेंट को आपस में ऐड कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर? तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस यूलेरियन फॉर्म, या तो बोल लो अपना ऑयलर्स फॉर्म। क्लियर? चलो अब देखते हैं डिवीजन में। सेम तरीके से जैसे आपने देखा है अभी प्रोडक्ट को, उसी तरह से हमारे पास डिवीजन में भी आता है। मैं चलो सेम अज्यूम कर लेती हूँ, दिस Z1 एज वेल एज दिस Z2। तो अगर मुझे यहाँ पे Z1 अपॉन Z2 चाहिए, दोनों का हमें डिवीजन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ऑफकोर्स यहाँ पे भी x प्लस आयोटा y के फॉर्म में ना लिखते हुए मैं अगर ऑयलर्स फॉर्म यूज़ करूँ तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलो अगर मैं यहाँ यूलर्स फॉर्म में पर्पसफुली दोनों ही नाम यूज़ कर रही हूँ कि कंफ्यूज मत होना, वी कैन टेल इट बाय एनी नेम, और सबसे सेफ साइड है एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखना होगा, R1 एंड देन e⁻iota θ1 अपॉन R2 इंटू e⁻iota θ2। अब देखो इसको अगर लिखना है तो ऑफकोर्स मैं क्या लिखूंगी, R1 अपॉन R2 एंड यहाँ पे e⁻iota एंड क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2, isn't it? यही होगा। दैट मीन्स कायदे से अगर यहाँ से आप देखो तो Z1 अपॉन Z2 का मतलब क्या है कि हमने क्या किया है, यहाँ दोनों के मॉडुलस को आपस में डिवाइड कर दिया एंड देन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टू द पावर आयोटा हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। वहाँ जब हम प्रोडक्ट ले रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो आर्ग्यूमेंट्स ऐड होते थे, और जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट, आप सोच सकते हो, रिजल्ट या एप्लीकेशन ऑफ यूलर्स फॉर्म।
क्लियर, चलो दिस इज डन। अब चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड दैट इज द लॉगरिथमिक फॉर्म। दैट मीन्स जहाँ भी हमें लॉगरिथम लेना है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि जो अपना कार्टेशियन फॉर्म है उसे हम यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और फिर लॉग लेना है सुपर डुपर ईजी। आप सोचो कि अगर मैं बोलूँ कि लॉग ऑफ x प्लस आयोटा y लेना है तो क्या ये इजी है, या अगर मैं बोलूं कि log ऑफ r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा इसका log लेना है, कौन सा फॉर्म इजी होगा? ऑफ कोर्स दिस फॉर्म विल बी मच इजियर, इजंट इट? तो तभी हम लॉग में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे, बिकॉज लॉग में आपको पता है कि प्रोडक्ट है तो इसे हम आराम से सेपरेट करके एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलो इसके लिए भी कलर चेंज कर ले, अदरवाइज ये रूठ जाएगा कि भाई सबको अलग अलग कलर दिए मुझे नहीं दिया। तो आ जाओ यहाँ पे सेम तरीके से लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ z की वैल्यू ले ली है x प्लस आयोटा y, बिकॉज यहाँ एक ही को डील करना है तो मैंने एक ही लिया है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं यूलर्स फॉर्म में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। डन, ये मैंने लिख दिया। अब जब मुझे log ऑफ z चाहिए जिसके बेस में एक्सपोनेंशियल है, e ही है, नेचुरल लॉग है ये, तो हम क्या लिखेंगे? log ऑफ, इसको कन्वर्ट कर देंगे r इंटू द पावर आई थीटा में, दैट मीन्स यूलर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा r इंटू द पावर आई थीटा। अब देखना मैजिकल काम होने वाला है, यहाँ एकदम ध्यान से देखना, एकदम मैजिक होगा। लॉग एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। अब इसको आपको पता है कि सेपरेट कर सकते हो, प्रोडक्ट है तो सम के फॉर्म में आर आ गया, प्लस हम क्या लिखेंगे? लॉग एक्सपोनेंशियल बेस में है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के ही ऊपर पावर में है आयोटा थीटा। डन, क्लियर? अब देखो क्या मैं इसे log r जो है उसको तो रहने देते हैं एज इट इज, और आपको पता है कि जब बेस एंड यहाँ पे जो है इसका बेस और यहाँ जो है अपने पास एक्सपोनेंशियल दोनों सेम होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दैट मीन्स रेडिक्स, राइट? जब दोनों सेम होते हैं तो क्या होता है? जो पावर में होता है वो एज इट इज आ जाता है, बिकॉज वी नो दैट आई थीटा कैन कम हियर एंड देन लॉग ई टू द बेस ई जो कि होता है 1, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस ओनली आयोटा थीटा। होगा या नहीं? यस ऑफ कोर्स होगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, दिस इज नथिंग बट लॉग, बेस में है एक्सपोनेंशियल और r की जगह हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ दिस z एंड प्लस आयोटा, यहाँ क्या लिख सकते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ द z। सो दिस इज अ वेरी गुड रिजल्ट, नॉट आंसर। यू कैन सी दिस इज द प्रॉपर्टी। और सोच सकते हो कि एप्लीकेशन जहाँ इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट? दैट मीन्स अगर कोई भी अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका बोला जा रहा है लॉग की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे? लॉग जो मॉडुलस निकलेगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का लिख डालो, लॉग ऑफ दैट मॉडुलस, एंड उसके बाद आयोटा लगा दो और बस आर्ग्यूमेंट लिख दो, हो गया आपका आंसर। डन, क्लियर? था ना बहुत ही ईजी? अदरवाइज इस फॉर्म में तो आप ढूंढते रह जाते, आपको समझ में नहीं आता। ओके, तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ यूलेरियन फॉर्म। अब देखते हैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। तो अब इन सारी प्रॉपर्टीज को, सारे एप्लीकेशन को जानने के बाद करते हैं एक काफी धांसू सा क्वेश्चन सॉल्व, जो कि देख सकते हो आया हुआ है जेईई एडवांस में और ये 2015 का क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार मार्क भी लगा दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करने का और अपने कॉन्फिडेंस को एकदम हाई पे पहुंचा दो। चलो क्या है यहाँ? फॉर एनी इंटीजर के, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर, ठीक है, लेट ए के इक्वल्स टू, ठीक है, क्या है? कॉस ऑफ के पाई बाय 7 प्लस आयोटा साइन के पाई बाय 7। दैट मीन्स कायदे से अगर बोलो तो दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्म है ना, वही है, या तो बोल लो सिस भी है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, राइट? समझ रहे हो ना कि कैसे अब हम कोरिलेट करते हैं कि कौन से फॉर्म में है और उससे हमारा काफी कुछ काम बनता है। ओके, वेयर आयोटा पता ही है कि दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस इज व्हाट? तो अब एक्सप्रेशन देखने में तो बड़ा एकदम धांसू सा लग रहा है, डरावना लग रहा है, बट थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे ना, 1 by 1 अगर स्टेप पे जाओगे, भाई आईआईटी का क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स थोड़ा तो डराने के लिए होगा, बट जिन बच्चों को लॉजिक पता है ना, आई एम श्योर कि आप खुद देखोगे और बोलोगे कुछ तो था ही नहीं क्वेश्चन में, ये आराम से सॉल्व हो जाता। देखो जरा, ए के हमें पता है, तो सबसे पहले क्यों ना हम ए के से जितने सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं निचोड़ के निकाल लेते हैं, बिकॉज कायदे से तो यहाँ कुछ नहीं, ए के वाला ही फॉर्म दिख रहा है अलग अलग फॉर्म में, दैट मीन्स उसे तो हमें यूज करना ही है। तो दैट मीन्स यहाँ से यहीं पे मैं लिख देती हूँ, प्लेस है क्यों दोबारा लिखना, अगर मैं ए के बारे में लिखूँ तो इसको क्यों ना मैं कन्वर्ट कर दूँ
करेक्ट, सबसे अच्छे वाले फॉर्म में, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो r होता है, r क्या होगा यहाँ, टेल मी। अगर r की मैं बात करूँ ak के लिए, बिकॉज ये क्या है, एक z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ देखो जरा, कॉस स्क्वायर सम थीटा प्लस साइन स्क्वायर द सेम थीटा, क्या हो जाएगी वैल्यू, करेक्ट 1 ओनली। गॉट दिस आइडिया, अंडरस्टूड। दैट मीन्स क्या लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पे जो r की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 1, तो यहाँ 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ e टू द पावर आयोटा थीटा, और थीटा की जगह क्या लिख सकती हूँ, k/7 लिख सकती हो ना, बिल्कुल। सो दिस इज द फॉर्म इन द ऑयलर्स फॉर्म या तो यूलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस ak के लिए, करेक्ट, यही हुआ। अब यहाँ से आपको ये भी बात समझ में आ गई कि ak का जो मॉडुलस है दैट इज नथिंग बट 1, बिकॉज ये सारी चीजें हमें यूज कर लेनी होगी आगे। डन, बिकॉज दिख रहा है आपको कि यहाँ क्या है, मॉडुलस फॉर्म दिख रहा है, ओके। अब यहाँ से हमने जितनी चीजें निकालनी थी निकाल ली। अब आते हैं क्वेश्चन पे। समेशन लिया है k इक्वल्स टू 1 to 12, दैट मीन्स k जो कोई इंटीजर हो सकता था, दैट मीन्स 1 2 3 4 6 टिल 12 जाना है। ak+1 माइनस ak है, ak का मतलब तो हमें पता है, तो चलो पहले यहाँ पे हियर वी नीड टू राइट कि भाई ak+1 का मतलब क्या है, क्या हो जाएगा मतलब इसका। अब हम फॉर्म सिर्फ ये वाला ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है सॉल्व करने में, और आपको पता है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ भी कर लो तो दिस इज़ वेरी इजी टू यूज, राइट। तो इसलिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करते हैं। अब यहाँ ak+1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r तो 1 है तो उसको लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, e टू द पावर आयोटा, अब k की जगह मैं लिख सकती हूँ k+1 इंटू π/7, बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है, e टू द पावर आयोटा। अब ये देखो k π/7 प्लस क्या मैं लिख सकती हूँ आयोटा π/7, मैंने जस्ट इसको ब्रेक कर दिया है, बिल्कुल आई कैन डू दिस, यस। नाउ टेल मी दिस इज नथिंग बट, इसको ये प्लस साइन जो है मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट k e टू द पावर आयोटा k π/7 इंटू e टू द पावर आयोटा π/7, क्या मैं लिखूँ तो कोई गलती होगी नहीं, राइट। नाउ जस्ट सी, अगर मैं इस पूरे टर्म की जगह पे ध्यान से देखूँ तो दिस इज द सेम टर्म और नॉट, दैट मीन्स ak होगा, करेक्ट। तो क्या मैं इसकी जगह ak लिख सकती हूँ, यस, राइट। नाउ जस्ट सी, e टू द पावर आयोटा π/7 जो है उसको अगर आप कोरिलेट करो तो इसका मतलब k की जगह हमने क्या रख दिया, 1 और नॉट, यस। तो ये क्या है, नथिंग बट a1, गॉट इट, अंडरस्टूड द आइडिया। दैट मीन्स हमने क्या रिजल्ट निकाला है, ak+1 इज कमिंग एज ak इंटू a1, गॉट इट, क्लियर। दैट मीन्स यहाँ अगर हम ये बात रख दे तो अपना काफ़ी सारा काम जो है ना वो आसान हो जाएगा, राइट। तो चलो इसके बारे में हमने काम समझ लिया है, और हमें ये भी पता है कि मॉडुलस ऑफ ak की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, ठीक है। चलो अब चलते हैं डिनोमिनेटर में। यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 to 3 ली गई है बात, और यहाँ देखो a 4k-1 है और ये 4k-2 है। ये भी अगर आप देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा फोकस करो अपने माइंड को, तो 4k-1 और 4k-2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक का ही डिफरेंस है। जो डिफरेंस ऊपर था वही डिफरेंस नीचे भी है। तो चलो इसको भी थोड़ा इलाबोरेट किया जाए। दैट मीन्स अगर मैं अब a 4k-1 के बारे में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा 4k-1 इंटू π/7, यही होगी ना वैल्यू, राइट। अब देखो यहाँ मैं इसे अगर अलग अलग ब्रेक नहीं करूंगी, ऐसे मुझे क्या करना है, 4k-2 के फॉर्म में ब्रेक करना होगा, तभी तो मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ देखो जैसे ak के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो अब आपको पता चल रहा है कि ak यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दैट मीन्स ak वी कैन टेक कॉमन, तो वाई डोंट डू दैट वे। तो चलो यहाँ करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा, और यहाँ ध्यान दो अगर मैं इसे लिखूँ 4k-2 + 1 तो क्या कोई गलती होगी, इंटू π/7, जस्ट सी 4k-2 + 1 दैट मीन्स 4k-1 ही होता है। आई कैन डू दिस वे ऑल्सो, right? Now it is nothing but e to the power iota 4k-2 into π/7 into nothing but e to the power iota π/7 or not? Yes, इसका मतलब ये क्या हो गया, a1 only, got it? Clear? इसका मतलब ये क्या हो गया, a 4k-2 into a1, है ना, यही बात हुई।
करेक्ट। तो हमने यहाँ से ये सारे रिजल्ट निकाल के रख लिए हैं जो कि अब हम आराम से यूज कर सकते हैं, हमें कोई नहीं कुछ बोल सकता, राइट। सो देयरफॉर लेट अस अज्यूम इस पूरे टर्म को मैं आंसर से रिलेट कर रही हूँ, ये नाम दे दिया क्योंकि पूरा का पूरा लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, हमारे पास तो ज़्यादा प्लेस भी नहीं है, आपके पास तो भर भर के प्लेस है, कॉपी में लिखते जाओ। ओके, तो चलो आंसर लिखा। अब आंसर इक्वल्स टू ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसकी जगह की क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ, समेशन k इक्वल्स टू 1 to 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडुलस है, अब मॉडुलस की जगह मैं लिख दूँ यहाँ अगर ak इंटू a1 माइनस ak, तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी है समेशन k इक्वल्स टू 1 to 3, और इसकी जगह पे भी मैं अगर लिख दूँ a4k माइनस 2 इंटू a1 माइनस a4k माइनस 2, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज है, राइट। मैंने कोई डिफरेंस नहीं यहाँ पे क्रिएट किया है। एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसको एज इट इज अभी रहने दो, k इक्वल्स टू 1 to 12। और यहाँ बताओ मुझे कि क्या मैं कॉमन ले सकती हूँ, a कॉमन ले सकती हूँ, क्या बचा a1 माइनस 1, है ना। और यहाँ से समेशन k इक्वल्स टू 1 to 3 किया, और यहाँ क्या कॉमन ले सकती हूँ, a4k माइनस 2 एंड इंटू a1 माइनस 1, यहाँ पे भी हो गया है, राइट, है ना। देख रहे हो कुछ इंटरेस्टिंग सा फॉर्म आया है। अब आपको पता है एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि जब भी अपने पास मॉडुलस ऑफ, कहाँ पे लिख दूँ, चलो इस स्टार के अंदर लिखती हूँ, याद रहेगा हमेशा। अगर मैं मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 करती थी तो क्या मैं उसे लिख सकती थी मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2? बिल्कुल, मैं आराम से इसे यूज कर सकती हूँ, है ना। तो देखो उसी को मैं क्यों ना यहाँ यूज कर लूँ। ये अगर z1 है और ये अगर z2 है, इसका मतलब z1 का मॉडुलस अलग से और z2 का मॉडुलस अलग से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। सो फ्रॉम हियर समेशन k इक्वल्स टू 1 to 12, और इसे लिख दिया मैंने मॉडुलस ऑफ ak एंड इनटू मॉडुलस ऑफ a1 माइनस 1, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो k इक्वल्स टू 1 to, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा a4k माइनस 2 एंड इनटू a1 माइनस 1, राइट। आई कैन डू दिस, यस। नाउ जस्ट सी k का मॉडुलस क्या निकाला था, 1, तो कैन वी राइट हियर एट द प्लेस ऑफ मॉडुलस ऑफ ak 1? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो चलो इसकी जगह तो मैं 1 लिख दूंगी, है ना। तो चलो इसकी जगह मुझे समझ में आ गया कि 1 है। एंड व्हाट अबाउट दिस, टेल मी, थोड़ा सा ब्रेन यूज करके बताओ। मॉडुलस ऑफ a 4k माइनस 2, मतलब क्या हुआ, जहां जहां k था वहां 4k माइनस 2 लगाना है। दैट मीन्स 4k माइनस 2 अगर मैं यहाँ लगाऊं तो कायदे से अगर मैं मॉडुलस निकालूंगी तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा की जगह तुम कुछ भी रख दो, साइन थीटा की जगह कुछ भी रख दो, अगर थीटा की वैल्यू सेम है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इसका मतलब इसका मॉडुलस भी आपको 1 दे रहा है। दैट मीन्स ये भी वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1। क्या लिख देंगे हम यहाँ, डायरेक्टली वी कैन राइट फ्रॉम हियर दिस इज समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to 12, 1 इंटू मॉडुलस ऑफ a1 माइनस 1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to 3, 1 इंटू मॉडुलस ऑफ a1 माइनस 1। लिख डाला, बिकॉज इन द ब्रैकेट यू कैन राइट मॉडुलस ऑफ ak इक्वल्स टू, ये मॉडुलस है, इसको मॉडुलस ही रहने दो, है ना। दिस इज 1 एंड मॉडुलस ऑफ a 4k माइनस 2 भी क्या हो जाता है, 1। तो ये प्रॉपर्टी हमने जैसे ही यूज की, अब मुझे बताओ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ 1 से लेके 12 है, ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म समझ लो, बिकॉज ये क्या है, एक क्या मॉडुलस वैल्यू है, मतलब रियली वैल्यू होगी। तो जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ कितनी बार ऐड होगा, ये 1 से लेके 12, दैट मीन्स 12 आ गया ऊपर, और नीचे कितनी बार ऐड हो रहा है, ये 3, दैट मीन्स 3 आ गया नीचे। क्या मतलब हो गया, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 12 इंटू मॉडुलस ऑफ a1 माइनस 1। इसको निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ 3 इंटू मॉडुलस ऑफ a1 माइनस 1, बिकॉज वी नो कि एट द एंड वी कैन कैंसल दिस बोथ टर्म बिकॉज दोनों इक्वल हैं, और 3 और 4 का तो आपको पता ही है डिवीजन, दिस इज नथिंग बट 4। सो दिस इज द सुपर डुपर आंसर। कितना इजी आंसर था, क्वेश्चन भले ही कॉम्प्लिकेटेड दिखे। तो कौन सा आंसर हो गया करेक्ट, द आंसर इज हियर ऑप्शन सी, जो कि है आपका करेक्ट आंसर।
समझ में आई बात? तो था ना बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। अरे जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज वहाँ कभी भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं रहती कि 100% आपको रिजल्ट चाहिए। दैट मीन सारे के सारे क्वेश्चन राइट करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट जिसका कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा क्लियर है ना, यू कैन यूज योर टाइम और पूरा वहाँ पे करेक्ट आंसर करके अपना स्कोर बिल्कुल हाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एकदम मंत्रा याद रखो दिमाग में। जिस क्वेश्चन में लग रहा है कि मतलब आप अटेम्प्ट करके कर सकते हो सॉल्व, बिल्कुल करो, बिकॉज वहाँ टाइम आपको इनफ होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ। अब चलते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन में, वो भी 2020 में। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना, बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप ऊपर बढ़ा लो, क्योंकि अब खुद से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपके पास हैं इन सब के लिए। क्या है यहाँ, इफ जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सेटिस्फाइंग। अब सेटिस्फाई किस इक्वेशन को कर रहा है, देखो, मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस मॉडुलस ऑफ, इसको मत मिस कर देना, मॉडुलस, राइट, नहीं तो सारा फंडा ही गलत हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू 4, देन मॉड जेड कैन नॉट बी विच वैल्यू। दैट मीन्स कायदे से इस इक्वेशन को यूज करके आपको ये बताना है कि मॉड जेड के बारे में आपको क्या पता चलता है कि कौन सी वैल्यू ये नहीं लेगा। करेक्ट, दैट मीन्स एक ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू आपको एलिमिनेट करनी है। ओके, तो अब देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चन में जब ज्यादा कुछ ना दिया हो तो सबसे पहले अज्यूम कर लो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमें फेज के साथ कहीं एंगल के साथ डील नहीं करना है, तो बेस्ट तरीका है कि भाई अपने कार्टेशियन फॉर्म में ही रहने देते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, अब यहाँ से गिवन क्या है अपने पास जो गिवन डेटा है वो बोल रहा है कि मॉड ऑफ एक्स, रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब मॉड ऑफ एक्स, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब मॉड ऑफ वाई, दैट मीन्स मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू नथिंग बट 4। ये हमें वैल्यू गिवन है। अब यहाँ से आपको मॉड जेड बताना है। ठीक है, डन। अब जैसे ही ये वाला इक्वेशन आपके सामने आया, कुछ याद आया कि मैंने ऐसे इक्वेशन को प्लॉट करना आपको बताया हुआ था, सिखाया हुआ था, कहाँ? करेक्ट, अगर आप शिद्दत से सारी क्लासेस किए हो ना तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अंडर रिलेशंस एंड फंक्शंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में मैंने ऐसा सेम टू सेम, बस यहाँ 4 की जगह था 1, और मैंने आपको प्लॉट करके बताया हुआ था। करेक्ट, तो क्यों ना वैसे ही हम इसे प्लॉट कर ले। अब बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ वहाँ हम रियल प्लॉट्स करते थे और यहाँ हम इमेजिनरी नंबर प्लॉट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये वाली एक्सिस हो गई रियल और ये वाली हो गई है इमेजिनरी, है ना? डन। अब यहाँ देखो, इसका प्लॉट अगर आपको याद हो तो एक रोम्बस होता था जो हर तरफ से इक्वल होता था। इक्वल दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है फिर भी यू हैव टू अज्यूम। चलो थोड़ा अच्छे तरीके से बना दूं, एकदम इक्वल दिखना चाहिए भाई। ओके, तो चलो इक्वल बनाते हुए चलते हैं। और ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन सेम डिस्टेंस पे सब होनी चाहिए। आई एम श्योर इस बार हो गया होगा, ऑलमोस्ट हो गया है। यस, डन। अब मुझे बताओ, इफ दिस इज द ऑरिजिन, तो अपना जो z है, दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ लाई कर रहा है? करेक्ट, इन सारे लाइन के पॉइंट पे z की जो वैल्यू है इन सारे लाइन के पॉइंट पे लाई करेगी। दैट मीन्स नॉट z की वैल्यू, आप सोच सकते हो कि मॉड z की वैल्यू। ओके, अब यहाँ बोला गया है मॉड z कैन नॉट बी, इसका मतलब इन सारे पॉइंट पे जो भी वैल्यू होगी वो मॉड z की वैल्यू होगी। अदर देन दैट हम कोई भी वैल्यू बोल देंगे तो वो मॉड z की वैल्यू नहीं है। अब ये कैसे समझ में आएगा? आप सबसे पहले देखो कि यहाँ पे मॉड z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ कहाँ दिख रही है। इस पॉइंट पे हमें क्या वैल्यू मिलती है? 4,0। इस पॉइंट पे हमें वैल्यू क्या मिलती है? 0,4। इस पॉइंट पे वैल्यू मिलती है हमें -4। करेक्ट, 0,-4। यहाँ पे -4,0, है ना? ये सारे पॉइंट इक्वल होते हैं हर जगह से। दैट मीन्स मैक्सिमम जो मॉड z की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव ही होगी, कहीं से भी देख लो आप, राइट? तो वो क्या मिल रही है हमें? 4। डन, है ना? 4 मिल रही है। अब मिनिमम वैल्यू अगर हमें पता चल जाए कि मॉड z भाई कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि उसको छोड़ के बाकी कोई भी अपना आंसर हो जाएगा, है ना? इसका मतलब आप मुझे बताओ कि मॉड z जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है, टू द पॉइंट, यही होता है ना? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? यही होता है ना, पॉइंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही होता है ना?
दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर अपना इन जगह पे कहीं पे भी लाई कर सकता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन जो भी होगा वही होगा मॉड जेड। तो मॉड जेड हमें दिख रहा है कि इन सारे ही जगहों पे क्या है, 4 है जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। अब मिनिमम वैल्यू मुझे बताओ कि किसी पॉइंट से किसी लाइन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होती है। करेक्ट, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ ऑरिजिन से देखना है अगर, तो ऑरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ऑरिजिन टू दिस लाइन। इसका मतलब कोई भी लाइन, क्योंकि हर जगह से डिस्टेंस की बात करें तो वो तो पॉजिटिव ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो ये अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दूं इस लाइन पे, लेट अस अज्यूम ये ए है और ये बी है, तो ये हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस, दैट मीन्स मिनिमम ऑफ जेड, मॉड जेड। गॉट दिस आइडिया? यस। नाउ टेल मी कि इस लाइन का इक्वेशन कायदे से क्या है, आपको पता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट मीन्स वी कैन राइट x प्लस y इक्वल्स टू 4, यही है ना। अब बोलो मुझे कि मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन, मैं पर्पसफुली आपके लिए अच्छे से लिख दे रही हूँ। अगर आपने स्ट्रेट लाइन वाला नहीं पढ़ा है चैप्टर तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको यूज करके आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम द लाइन कौन सा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो जब भी अपने पास लाइन जो है यहाँ, लेट अस अज्यूम L1 जो है वो क्या है, अगर इसको लिखो तो लाइन का इक्वेशन किस तरह से लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं सो दैट इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आ जाए। तो ये x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 का फॉर्म है, यही है ना इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो क्या होता था डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता था आपका, जो मिनिमम होता था वो होता था मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे हम x की जगह पे वैल्यू रखते थे पॉइंट की, दैट मीन्स x1 y1 क्या पॉइंट हो जाएगा, 0 प्लस 0 तो 0, एंड यहाँ आ गया -4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a जो इसका कोफिशिएंट होता था और इसका कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, दैट मीन्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर जो भी है, b2 स्क्वायर जो भी बोलते हो आप। तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 2, यही हो गई इसकी वैल्यू। तो क्या हो गया ये 4/√2, दैट मीन्स कायदे से 2 × √2, राइट। अब यहाँ से d मिनिमम हमारे पास आ गई है 2√2, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं √8 लिख सकती हूँ, बिल्कुल 2 को अंदर ले जाके लिख सकती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज कि जो मॉड z की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू √8 है, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू है √8 और लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4। इसका मतलब क्या है कि मॉड z की जो वैल्यू है वो मिनिमम है √8 और मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम है √16, 4 को मैं √16 लिख सकती हूँ, राइट। दैट मीन्स मॉड z की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में ही लाई करेगी। तो आप देख लो कि कौन कौन सी वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है, √8 ऑफ कोर्स होगा, देन √10 ऑफ कोर्स इसके बीच में ही लाई कर रहा है, ये भी होगा, √17/2 ये भी होगा, करेक्ट, बिकॉज ये 8 से ज़्यादा है, √8 से ज़्यादा वैल्यू है, बट √7 ऑफ कोर्स दिस इज द स्मॉलर वन, सो दैट्स वाई विच विल बी द आंसर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप देख रहे हो कि कैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो हमने ग्राफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसे भी यहाँ यूज करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर, तो चलो अब इसके आगे देखते हैं। और अब ये रहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना वो सच में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने उसको अलग से लिख रखा है। अब इसको कभी मत भूलना, ध्यान रखो। ये क्या है, ये बार आप समझ ही गए हो गए, यस इट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला साइन। तो जब भी हम z⁴n करते हैं और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू, क्या करो अब इस साइन को इंटरचेंज कर सकते हो, दैट मीन्स पहले आप उसका कॉन्जुगेट निकाल लो, n कर लो, बात बराबर है। समझ में बात? तो दैट मीन्स जहां पे भी हमें जैसी प्रॉपर्टी चाहिए होगी वैसी हम आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ये z जो है अपना x प्लस आयोटा y है और मुझे अगर लिखना है कि यहाँ पे मुझे चाहिए x प्लस आयोटा y n और इस पूरे का हमने लिया है कॉन्जुगेट, ठीक है, तो इसे मैं बेशक लिख सकती हूँ दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, इसका पहले मैं कॉन्जुगेट लूंगी और फिर उसका पावर n लगा दूंगी। इसका मतलब x माइनस आयोटा y हो गया है n। सो दिस बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, दैट मीन्स जहाँ पे भी जैसे भी हमें लगेगा कि जिसे पहले यूज करना है वैसे हम आराम से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर, तो ध्यान रखना कॉन्जुगेट की जो साइन होती है तो उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। n अंदर है उसे बाहर लाया जा सकता है, n बाहर है तो उसे अंदर लाया जा सकता है आराम से।
क्लियर? चलो ये प्रॉपर्टी समझ गए। अब दूसरी प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैंने आधे अधूरे में बात करी थी पहले वाले प्रॉपर्टीज में भी, कि जब मैंने क्या बताया था, अगर Z1 है और Z2 है तो अगर सिर्फ ऊपर कॉन्जुगेट लगाया तो उसको अलग से लिख सकते हैं, नीचे अलग से लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर Z1 अपॉन Z2 का पूरा हमने कॉन्जुगेट लिया है तो उसे भी सेपरेट करके लिखा जा सकता है, Z1 का कॉन्जुगेट अलग डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट अलग। क्या है वहां पे एक कंडीशन कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, जैसे हम मॉडुलस में करते थे कि मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। सेम तरीके से हम कॉन्जुगेट के साथ भी डील करते हैं। क्लियर है? तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखना। दिस इज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो डन। अब देखो कुछ और प्रॉपर्टी जो कि आपने को मैंने बताई हुई है, बट वहां से कुछ कोरिलेट करता हुआ रिजल्ट हमारे सामने आता है जिसको आप कहीं पे भी कैसे भी यूज कर सकते हो जब भी वो चाहिए होगी। z प्लस जेड बार क्या होता था, x प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो आयोटा वाले सारे टर्म कट जाते थे, बचता था 2x, राइट? और उसका मतलब होता था 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, है ना? यही होता था। अब अगर सोचो कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे कभी और वहां पे एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर वो होगा तो हमें इन केस चाहिए वहां पे रियल पार्ट ऑफ दैट कंजुगेट, दैट मीन्स दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर दो, दोनों का सम निकल आएगा। क्लियर? समझ में आई बात? दैट मीन्स इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके रियल पार्ट ऑफ z कैसे निकाल सकते हैं, z प्लस जेड बार अपॉन 2। तो वही मैंने यहाँ किया है। डन। अब सोचो अगर मैं इमेजिनरी पार्ट पूछ लूँ तो क्या बोलोगे आप? करेक्ट, z माइनस जेड बार कर दो, यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा 1/2। क्लियर? तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज है ना, अगर आप इसको प्रूव करने लग जाओगे तो आराम से कर सकते हो, बट समटाइम्स यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में बैठ गई है ना, एक बार याद है, तो आप काफी सारा टाइम अपना सेव कर सकते हो और फटाफट क्वेश्चन में लगा सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो चलो अब आगे बढ़ो। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वाले प्रॉपर्टीज में। देखो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a है इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b है तो क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ ab के बराबर होगा? तो ये बिल्कुल बराबर होगा सारे कंडीशन में एक्सेप्ट ये वाला कंडीशन, जब a b दोनों ही नेगेटिव है तो ये कंडीशन अपना फुलफिल नहीं होता है। देख लो एग्जाम्पल लेके, अगर मैं a इक्वल्स टू 3 बोल दूं और b इक्वल्स टू 4 बोल दूं, ठीक है, तो अगर ये मैं बोलूँ तो आराम से आप बोल सकते हो रूट a इंटू रूट b जो है इसका मतलब रूट 3 इंटू रूट 4 क्या होता है, नथिंग बट रूट 12 एंड दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ a b। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आराम से आप बोल सकते हो दिस इज करेक्ट। जब मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू बोल दूँ दिस इज -3 एंड b इक्वल्स टू 4, तब इस केस में देखो रूट a का मतलब इंटू रूट b का मतलब क्या है, रूट a का मतलब -√3 इंटू रूट b का मतलब 4 हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 4 है दैट मीन्स आराम से मैं √2 भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट समझ लो, कंडीशन को समझने की कोशिश करो कि क्या मतलब है उसका। तो ये क्या हो गया, -√3 है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, आयोटा √3 लिख सकती हूँ, तो दिस इज नथिंग बट आयोटा और यहाँ पे मैं 12 लिखूंगी एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू -12 होगा या नहीं, 3 इंटू 4 करके -12, यस, एंड दिस इज सेम। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी अपनी वैल्यू जो है बिल्कुल इक्वल आई है, यहाँ पे भी ट्रू है। अब उल्टा वाइस वर्सा समझ ही सकते हो, जब मैंने b को नेगेटिव ले लिया, a को नेगेटिव ले लिया, तब भी काम करेगा, बट इन केस ऑफ a इक्वल्स टू मैंने -3 लिया है एंड b इक्वल्स टू -4 लिया, तो LHS अपना क्या हो जाएगा, देखो रूट a इंटू रूट b का मतलब यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ -3 इंटू रूट ऑफ -4। इसका मतलब यहाँ पे आयोटा √3 इंटू आयोटा √4 और इसका मतलब आयोटा स्क्वायर कितना हो जाता है, करेक्ट, -1, दैट मीन्स माइनस ऑफ √12, है ना। अब बट यहाँ अगर मैं RHS की बात करूँ तो RHS क्या हो जाएगा, रूट a इंटू b, इसका मतलब रूट ऑफ -3 इंटू -4 कितना हो जाता है, 12 एंड दिस इज ओनली √12, करेक्ट। तो आप क्या देख सकते हो, LHS इज हियर नॉट इक्वल टू RHS, दैट मीन्स के सारे कंडीशन में ये प्रॉपर्टी, ये जो इक्वालिटी है, जो ये इक्वेशन है वो ट्रू है, एक्सेप्ट जब दोनों ही नेगेटिव होता है। दैट मीन्स जब भी हम बोलेंगे कि a b दोनों ही नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट के अंदर हम इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं।
क्लियर, समझ में आई बात? तो चलो अब इसके आगे चलते हैं और अब चलते हैं अपने प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, जिसके बारे में मैं काफी देर से बात कर रही थी, दैट वी विल सी दिस आफ्टर ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलो यहाँ पे देख सकते हो कि ये अपने पास रियल और इमेजिनरी आ गया है एक्सेस, और यहाँ पे जो z है जिसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूंगी, z इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ r इंटू सिस, राइट, लिखा जा सकता है सिस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या तो फिर मैं इसे क्या लिख सकती हूँ r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, है ना, यूलर्स फॉर्म में। डन। तो ये हमें पता है, और पता है कि आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होती है, आर्गुमेंट की वैल्यू होती है थीटा, बशर्ते कि वो कौन से वाले क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट में है तो ये हो जाता है थीटा, सेकंड में है तो करेक्ट पाई माइनस थीटा, थर्ड में है तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, फोर्थ में है तो ओनली माइनस थीटा, राइट, ऐसे ही हम निकालते थे। अब यहाँ देखो जो हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं दैट में सबसे पहले थीटा की जो वैल्यू निकालते हैं वो क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस वैल्यू, और ये हमेशा ही कौन से इंटरवल में लाई करना चाहिए, -पाई टू क्लोज इंटरवल पाई। डन। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से रिकॉल हो चुकी हैं, ध्यान में है। तो अब हम एक एक करके इसकी सारी प्रॉपर्टीज डील करेंगे। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार जो है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इसका क्या मतलब हुआ, अगर सोचो कि मैं यहाँ बाय डिफॉल्ट सब में रख लेती हूँ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर है, ठीक है, तो हमारे पास z बार का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस आयोटा वाई, है ना। तो इन दिस केस अपना आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ y बाय x करेंगे हम, है ना, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट y अपॉन रियल पार्ट जो कि है x, वही होगा। अब यहाँ से क्या बोला गया है, अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार निकालूं, ठीक है, अब यहाँ से सोचो कि अगर मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार निकालना है तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार बोलोगे आप कि दिस इज योर tan इनवर्स। अब मुझे तो यहाँ पे मॉड में y अपॉन x ही मिलेगा ना, यस, बट यहाँ से ध्यान दो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, x माइनस आयोटा वाई, क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, ऑफ कोर्स, और जैसे ही ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो अपने पास वैल्यू क्या मिल जाती है, माइनस थीटा होती है या नहीं, यस, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, माइनस थीटा ओनली। गॉट इट, क्लियर आया समझ में कॉन्सेप्ट कि कैसे आता है, और माइनस थीटा का मतलब क्या है, नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस z और नॉट, यस इट इज। गॉट इट, समझ में आई बात कि कैसे हम लिखते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, क्योंकि अब आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुके हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होती है आर्ग्यूमेंट की। क्लियर। अब देखो दूसरा जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था जब प्रॉपर्टी उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करी थी यूलर्स के फॉर्म में, जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आर्ग्यूमेंट जो होता है दोनों के मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, दोनों के आर्ग्यूमेंट का एडिशन। बस हो गया ये काम, डन। अब दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगी तब भी क्या हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो वो आप आगे देखोगे, बट ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो सिमिलरली अगर मैं z1 z2 z3 टिल zn तक पहुंचू तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स सबका एडिशन, है ना। कितने भी आप मल्टीप्लाई कर लो, एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, सब ऐड हो जाता है पावर में, है ना, और पावर में क्या है यहाँ फेज, दैट मीन्स एंगल, तो सारे एंगल क्या हो गए, ऐड। क्लियर, तो इसलिए हमने आर्ग्यूमेंट में ऐड कर दिया। अब जब मैं बात कर रही हूँ z1 इंटू z बार z2 बार की, इसका क्या मतलब होगा, ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ लिखूंगी z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या लिखूंगी मैं, z2 बार, है ना, जो यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगी। अब आपको पता है दिस इज नथिंग बट एज इट इज z1 और यहाँ पे z2 बार एज आया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा बाहर, आर्ग्यूमेंट ऑफ नथिंग बट z2। तो समझ में आई बात कि क्यों मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी। यस। अब एक बात ध्यान रखना जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी हम कोई भी आर्ग्यूमेंट निकालते हैं दैट मीन्स वो एंगल है, और एंगल को कभी भी आप अगर प्लस माइनस कर दो विथ 2n पाई, दैट मीन्स जब भी हम 2n पाई करते हैं जहाँ पे n जो है बिलोंग करता है किसी भी इंटीजर से जो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, तो हम हमेशा ही आर्ग्यूमेंट में प्लस अगर 2n पाई कर दें तो जो भी वो वैल्यू है वो घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी।
दैट मीन्स अगर ये थीटा है और इसको मैंने +2 पाई किया तो क्या हो जाएगा, घूम फिर के वो वैल्यू वहीं पे आएगी, कोई चेंज नहीं आता। अगर ये वैल्यू यहाँ पे भी क्यों ना थी, अगर मैं इसमें 2n पाई ऐड कर दूं, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दूं, 4n पाई कर दूं, 5n पाई कर दूं, दैट मीन्स नॉट 5, यहाँ पे आप 2 का मल्टीपल में जब देखोगे इवन मल्टीपल में तो क्या हो जाएगा, ये साइकिल घूम फिरा के वहीं पे आ जाती है, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आता। तो कभी कभी जब ऑप्शंस में आंसर में 2n पाई प्लस माइनस किया हुआ है तो आप आराम से चेक करके आंसर क्लिक कर सकते हो, ठीक है, अंडरस्टूड। तो चलो अब इसके आगे की कुछ और प्रॉपर्टीज देखी जाए, और ये रही अपने पास कुछ एक और प्रॉपर्टीज। तो ध्यान से देखना जरा, यहाँ क्या है कि जब भी हम z1/z2 करते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं और उसका चाहिए हमें आर्ग्यूमेंट, तो क्या करना है, दोनों के आर्ग्यूमेंट को एक दूसरे के साथ माइनस कर दो, हो गया काम खत्म। सोचो कितना सिंपल है। दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 किया, जो न्यूमरेटर में है उसमें हम माइनस करते हैं डिनोमिनेटर वाले का आर्ग्यूमेंट, काम खत्म। यस, जैसे प्रोडक्ट में था, देखा भी था आपने इसका एग्जांपल, मैंने जब वहाँ पे सॉल्व करवाया था आपको z1/z2, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ यूलर थ्योरम, यूलर्स फॉर्म, तब हमने बताया था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z/z बार जब करते हैं तो दिस इज नथिंग बट 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। कैसे आता है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके ही आता है। देख लो, अगर मैं यहाँ z/z बार लिख रही हूँ, इसका मतलब कायदे से क्या होना चाहिए, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जो डिनोमिनेटर में है दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार होगा ना। अब यहाँ से आप देख लो कि क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आर्ग्यूमेंट ऑफ z रहेगी एज इट इज, और ये पता है हमें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार क्या होता है, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आ गई ना घूम फिर के इसी बात पे, यस डन। अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है और बहुत अच्छी सी भी है। क्या है ये, आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n। दैट मीन्स जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके पावर में हमने n कर दिया तो आप आराम से लिख सकते हो कि उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, n इंटू जो भी था आर्ग्यूमेंट ऑफ z। बस इतना ही काम करना है। कैसे, तो जरा देख लेते हैं। यहाँ ले लो यहाँ एग्जाम्पल कि अगर मैंने z इक्वल टू ले लिया x प्लस आयोटा y, क्या ऐसे केस में कर पाओगे, नहीं। तो क्या करेंगे, इसे कर लेंगे कन्वर्ट हम यूलर फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो r इंटू द पावर i थीटा हो जाएगा, जहां r क्या है, मॉडुलस ऑफ z, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। डन, ये सारी बात आपको पता है। सो अब अगर मुझे z टू द पावर n लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, क्या मैं लिख सकती हूँ इसे यूज करते हुए r टू द पावर n इंटू e टू द पावर i n थीटा, लिख सकती हूँ, कोई नहीं दिक्कत है यहाँ। डन। अब मुझे अगर बताओ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n लिखना हो तो क्या आप नहीं लिख सकते, क्या होगा इस केस में, आराम से बोलोगे कि थीटा जो भी है वही होता है और थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई है, i को छोड़ते हुए n थीटा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, करेक्ट n थीटा। और यही तो है अपने पास n इंटू थीटा का मतलब नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और देखो वही था ना। तो देखा हमने कैसे प्रूव कर लिया इसे, अब आराम से इसे यूज करो आप, करेक्ट। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी पे। जब अपने पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 इक्वल्स टू थीटा होता है, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z2/z1 जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ जैसे ही रेसिप्रोकल लोगे तो वो कुछ नहीं बल्कि सिर्फ माइनस थीटा लिखो तो बिल्कुल करेक्ट है। बट मैंने क्या बताया था अभी पहले भी कि अगर हम 2n पाई प्लस माइनस कर दे, राइट, तो कोई डिफरेंस नहीं होता अपने आर्ग्यूमेंट में, तो आराम से आप प्लस 2n पाई कर सकते हो। बट यहाँ क्या है, जैसे ही रेसिप्रोकल ले रहे हैं इसका मतलब आर्ग्यूमेंट हो गया है माइनस थीटा। अब उसमें आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो 2n पाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आराम से बस इतना ध्यान रखना है कि अपना जो आर्ग्यूमेंट का इंटरवल है वो -π से π तक ही होना चाहिए, जहाँ पे -π इंक्लूडेड नहीं है बट π इंक्लूडेड है। क्लियर। तो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं और दिमाग की सारी बत्ती खोल लेते हैं। और ये रहा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम सारे प्रॉपर्टीज का फंडा देखेंगे कि कैसे हम उसे यूज करके इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 गिवन है, ठीक है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज ऑल्सो गिवन, ओके, देन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 एंड z1/z2 इज व्हाट। दैट मीन्स यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट थोड़ा ट्रिकी है। कैसे, अभी आप जब इसको सॉल्व करोगे तो समझोगे। देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 चाहिए, ठीक है, और हमें पता है यूजिंग द प्रॉपर्टी डायरेक्टली हमें क्या करना है, दोनों के आर्ग्यूमेंट को ऐड कर लेना है ना, यही हमें पता है। तो चलो ऐड करते हैं, क्या क्या गिवन है, 17π/18, ठीक है, प्लस यहाँ क्या है 7π/18, डन। ऐड करो, क्या हो जाएगा, बेस सेम है, दैट मीन 17 + 7 24π/18, बिल्कुल सही। एंड दिस इज इक्वल टू क्या, 6 से कैंसिल हो रहा है तो 4π/3। क्या ये आंसर होगा, ऑप्शन में देखो है,
तो क्या आप इसे मार्क करोगे 4π/3 को? बिल्कुल नहीं, गलती हो जाएगी तब और आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, बिकॉज इट शुड बी इन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? दैट इट शुड बिलोंग टू -π से लेके π के बीच में। तो क्या ये बिलोंग कर रहा है? नहीं। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे? हम प्रॉपर्टी का एक और हिस्सा जो था, जिसको मैंने बार बार से लिखा था, बट आई एम श्योर आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, एंड दैट वाज हियर। हम क्या करते हैं प्रॉपर्टीज में? जब भी हमारे पास जो आर्गुमेंट की वैल्यू आती है, हम +2n π आराम से कर देते हैं, जहाँ n होता है इंटीजर, सच दैट ये बिलोंग करना चाहिए -π से π के बीच में। तो क्यों ना यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करें और यहाँ कुछ +2n π इस तरह से करें कि ये अपने उस इंटरवल में लाई कर जाए। क्लियर? और ऐसे भी देख लो कि 4π/3 का मतलब क्या होता है? π + π/3। इसका मतलब दिस एंगल इज लाइंग इन दिस थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है और हम इस तरीके से चल रहे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट मुझे चाहिए क्या? -π से π तक जा सकती हूँ। इसका मतलब मुझे इस एंगल को पाने के लिए इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा, और इसमें चलना होगा। इसका मतलब हम नेगेटिव डायरेक्शन में जब चल रहे हैं तो ऑफ कोर्स -2π कर दो, काम हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 4π/3 माइनस अगर मैं 2π कर दूं, जहां n क्या है? अपना 1, राइट। 2n π कैन बी एडेड, कर सकते थे ना ये। तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ अगर n में -1 रखूँ तो वही मतलब है। कर लिया ये काम। तो अब देखो 4π - 6π कितना हो जाएगा? -2π/3। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये एंगल सेम जगह पे नहीं है? अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में चलूँ तो दिस एंगल इज नथिंग बट -2π/3 ओनली। यस, so this is the answer for this particular question. Done. तो हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 निकाल लिया। देख लो ऑप्शन में क्या है? -2π/3। दैट मीन्स ऑफ कोर्स यही आंसर करेक्ट होगा। अब चलो सेकंड पार्ट के लिए भी निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है अपना? भाई यहाँ पे हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ Z1/Z2। नाउ Z1/Z2 के लिए जो हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए, उसके लिए हम क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस, करेक्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो जैसे ही ये किया हमने, क्या आ गया अपने पास? 17π/18 माइनस 7π/18 क्या हो जाएगा? 10π/18, और 10π/18 है, इसका मतलब 5π/9। और ध्यान देना, तो ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो कि दिस इज लाइंग इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आराम से इसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दिस इज द आंसर। सो ऑफ कोर्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? और इसके साथ ही अपना आज का कॉन्सेप्ट डाउन होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई हैं और जितने क्वेश्चन कराए हैं, सब अच्छे से समझ में आए हैं। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्न नो हाउ, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।